हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में फिर हम आपके लिए जो है भारतीय काव्य शास्त्र से जो है प्रश्न लेकर आए हैं। और जो हमने आज आपका काव्य शास्त्र लिया है वह पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। पहले हमने आपको भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न दिए थे जो 100 प्रश्न थे। अब हमने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आपके प्रश्न लिए हैं वो भी हमने 100 ही लिए हैं। और सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जो दोस्त आज चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। प्लेटो का समय क्या माना जाता रहा है? प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक है प्लेटो जी। सीधा सीधा हम आपको आंसर बताएंगे जिससे आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। दूसरी बात है कि अगर हम चार ऑप्शन बोलते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी जाती है और आपको टाइम भी लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट जा रहा है। तो मैं इतना टाइम तो आपको दूंगी कि आप आंसर आराम से कर सकें। आपको सोचने का टाइम तो मिल ही जाएगा और अपने माइंड में आप आंसर को क्लिक करिए और जो है आंसर दीजिए। द स्टेटमैन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो दीजिए आंसर इसका क्या होगा। तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्लेटो का है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, द लॉज के लेखक हैं। द लॉज के लेखक कौन है? प्लेटो जी ही हैं। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, प्लेटो जी का दृष्टिकोण कला के प्रति उपयोगितावादी था। चलिए अगला प्रश्न, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि अपना कोई उपयोग रखती हो। तो दोस्तों, अभी हम उपयोग के बारे में पढ़ रहे थे कि उपयोगितावादी किसने बोला है। तो आप एकदम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर वो एक गोबर से भरी टोकरी को भी सुंदर बता रहे हैं अगर वह उपयोग में आती हो। तो किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। कौन मानता था? वह भी प्लेटो ही मानते थे, जो साहित्य की जो मिथ्या अनुकृति मानते थे वह। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो ये भी प्लेटो जी का है। यानी कि उनका कहना था कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यानी कि जो उसने देखा है पढ़ा है वह उसी की नकल करता है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। तो नैतिकता और उपयोगिता, उपयोगिता देखिए शब्द दोबारा से आया है तो आप एकदम से इसका आंसर समझ भी गए होंगे कि प्लेटो है। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन यानी कि जो उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए। प्लेटो के अनुसार काव्य लिखने के तो उनका ये सभी की सत्य का उद्घाटन भी होना चाहिए, उनमें राष्ट्र उत्थान भी होना चाहिए और मानव कल्याण भी। सभी वो बोलते थे कि ये काव्य के प्रयोजन होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि का महत्व एक मोची से कम है, यह विचार किसका है? तो यह है 11वें का ए, प्लेटो जी का है। कवि का महत्व वो एक मोची से कम मानते थे। प्लेटो का काव्य संबंध चिंतन दूषित है, क्योंकि उनमें क्या कारण है कि वह जो उन्होंने चिंतन दिया है वह दूषित है, यानी कि खराब भी बोल सकते हैं केवल तो ये सभी हैं, उन्होंने ये जो बताया है ये सभी दूषित चिंतन है उनके। उनका मानना है कि केवल उपयोगिता को महत्व देना ही पशु धर्म है। कवि का महत्व मोची से कम माना जाता है, कवि को नैतिकता और सदाचार कसौटी पर कसता है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत उन्होंने बोला है। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है? यानी कि शुरुआत की प्रवर्तक है वो। 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनुकरण सिद्धांत। ध्यान रखना, इससे आगे भी प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो सभी को पता है कि अरस्तु के गुरु प्लेटो रहे हैं। और अरस्तु का समय क्या रहा है ये भी सभी को पता है कि उनका समय 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए, आपके जो प्लेटो से संबंधित प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आपके अरस्तु जी शुरू हो गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अरस्तु की है? तो आपने भी पढ़ी थी ना रिपब्लिक के बारे में, द स्टेट्समैन के बारे में। तो सीधा सीधा आपको आंसर पता चल ही गया है कि कौन सा है, पोएटिक्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए, बताइए कौन से? तो ए बी दोनों, अनुकरण सिद्धांत भी विवेचन सिद्धांत भी, दोनों उनके हैं। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या होता है? तो उनका अर्थ होता है कला प्रकृति की अनुकृति है। उनके अनुसार अनुकरण का अर्थ है कि जो कला प्रकृति है वो प्रकृति की अनुकृति है, जो कला है। अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान या व्याख्या। वस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने दी है?
तो ये है जो व्याख्या अरस्तु के बारे में किस सिद्धांतकार ने दी है, तो ये बताना है। तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगी प्रोफेसर बूचर ने। चलिए अगला प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। अनुकरण का सर्जना नहीं, सर्जना का अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है। यह विचार किसका है, तो यह विचार बताना है। तो यह विचार प्रोफेसर मरे का है। दोनों ही विचार बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला भी और ऊपर वाला भी, ठीक है। इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है, तो 21 का डी हो जाए। कविता सत्य से 4 गुनी दूर है, ये उनका नहीं है, बाकी ये सारे उनके हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्यों है भिन्न। हालांकि ये दोनों आपस में गुरु चेले रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नता पाई गई है। वह क्यों पाई गई है, इन सभी के कारण। किसके कारण, कविता को अनैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता। काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन क्रांति के चश्मे से नहीं की है, इसलिए दोनों की विचारों में भिन्नता है। विरेचन सिद्धांत का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी अरस्तु। विरेचन का जो शब्द का जो संबंध है वो किससे है, तो 24 का आपका हो जाएगा भी कैथारसिस से। चलिए अगला प्रश्न, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रोचक कुर्सियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भाव का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो देख लीजिए 25 का आपका उत्तर क्या हो गया है, सी। ए बी दोनों विरेचन और दुखांत नाटक मीमांसा। अगला प्रश्न है, ट्रेजिडी का कर्तव्य केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। यह मत किसका है, तो यह मत 26 में प्रोफेसर बूचर का है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का सूत्रपात करने का श्रेय किसको है। उदात्त से संबंधित बहुत प्रश्न आएंगे आपके, और इस आपकी जानकारी के लिए बता दें बी है इसका आंसर, यानी कि लॉन्जाइस। ऑन द सबलाइम नामक पुस्तक का संबंध ये भी लॉन्जाइस से है, ठीक है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये क्रोचे से संबंधित है, ठीक है। क्रोचे का समय जीवन काल क्या बताया गया है, क्रोचे का समय जीवन काल 1866 से 1952 तक, इसको जरूर नोट करें। अभी क्रोचे के सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, इनको जरूर देखें आप। फिर है एस्थेलेटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है, तो इसके भी क्रोचे जी हैं। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं बताइए, तो 32 का आपका भी 2 रूप माने हैं। कौन कौन से, अगर आप जानते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। सहजानुभूति को क्रोचे ने क्या नाम दिया, तो उन्होंने सहजानुभूति को नाम दिया था अभिव्यंजनावाद, ठीक है। किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करें इसको। अभी यहाँ अभिव्यंजनावाद के बारे में चल रहा था और यहाँ पर उनको वक्रोक्ति का विलायती उत्थान बोल दिया गया है, तो 34 का आपका उत्तर हो जाएगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। संप्रेषणता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया, यहाँ पर आ गया है संप्रेषणता का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है IA रिचर्ड्स ने। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बताना है। इसमें 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी IE रिचर्ड्स इसके लेखक हैं। रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है, तो उन्होंने लक्षणा को नहीं माना है, बाकी भाव अभिप्राय लहजा यानी कि टोन उन्होंने भाषा के भेद माने हैं। नई समीक्षा के जन्मदाता है कौन है, नई समीक्षा के जन्मदाता इसमें बताना है, तो नई समीक्षा के जन्मदाता हैं लैंगर बंधु, नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इनसे ही रिलेटेड ये वाला भी प्रश्न बहुत अच्छा है। साहित्येतर मूल्य के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने है उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया है 44 का सी नई समीक्षा, और इसका आपको पता चल गया कौन जन्मदाता है। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रिचर्ड्स थे पाश्चात्य के, इनका जो संप्रेषण सिद्धांत था, ऐसे ही भारतीय काव्य शास्त्र का ऐसा कौन सा सिद्धांत है कि जिससे इसकी तुलना होती है, तो 48 का आपका है रस सिद्धांत, 45 का आपका उत्तर है बी साधारीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा की व्यवस्था करने का श्रेय किसको है, तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा सी जॉन क्रोन्सम। वहाँ पर हमने जन्मदाता पढ़ा था लैंगर जी है, लेकिन व्यवस्थित करने का श्रेय पूछा गया है किसका है। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है क्या है, 48 का आपका उत्तर हो जाएगा ए औदात्य, बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है। आपको पता ही है कि संचारी और स्थायी भाव का क्या संबंध होता है आपस में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध, तो इसका हमें लेकिन मत बताना है। केवल किसने दिया है ये दिया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। किसने कहा ये? शब्दों के अर्थबोध से बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, तो 50 का पक्का उत्तर हो जाएगा सी, रिचर्ड्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अभिव्यंजनावाद अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारती हिंदू जी, इनको आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमेशा। अभिव्यंजना का एक अन्य नाम है, तो इसमें आपका सी, स्वयं प्रकाश ज्ञान। ध्यान रखना, ये वाला जो है अभिव्यंजना का जो नाम है स्वयं प्रकाश ज्ञान है। क्रोचे ने सौंदर्यवाद की परिकल्पना करते हुए उसके कितने स्तर बताए हैं? तो क्रोचे ने जो स्तर बताए हैं 53 का आपका हो जाएगा बी, 4। क्रोचे से भी इसमें बहुत सारे प्रश्न बने हैं। दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? तो 54 का आपका सी, ए भी, तो ए अनुकरण भी और विवेचन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये दोनों? लोनजाइस ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने? देखिए, लोनजाइस के औदात्य से भी कितने प्रश्न बन चुके हैं। 55 का आपका उत्तर है सी, 5 जो है तत्व माने हैं। कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान नहीं करता? तो इसमें 3 आपको पता चल जाएंगे। तो 56 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उत्कृष्ट माप, उदात्त विचार, उदात्त भाव, उदात्य के विधान है। ठीक है, तत्व के बारे में हमने पढ़ा था, कितने माने? 5। 3 आपको पता चल चुके हैं। 2 आप जो है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है, चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है? तो 57 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये भी लोनजाइस ने ही कहा है। वे इसके प्रवर्तक तो हैं, ये भी उनका विचार है। काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? काव्य का भेद अरस्तु ने नहीं माना है, तो 58 का आपका हो जाएगा डी, खंड काव्य। बाकी सत्काव्य, असत्काव्य, नाट्यात्मक काव्य सब उन्होंने माने हैं। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया है? ठीक है, अनुकरण सिद्धांत जो है उनका, उन्होंने किसको महत्व नहीं दिया? तो इसमें 3 सही हैं और 1 नहीं है। तो 59 का आपको हो जाएगा भी, कवि की अंतश्चेतना को उन्होंने क्या किया है? महत्व नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। प्लेटो के लिए कला की कसौटी क्या रही है? ये हम पढ़ चुके हैं, उपयोगितावादी रही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न घूम चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न उलट पलट करके आते हैं इन पर ध्यान दिया कीजिए आप। अगला प्रश्न है, साहित्य को मिथ्यानुकृति मानता है? कौन मानता है मिथ्यानुकृति? ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो प्लेटो जी ही मानते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम से हमारी करुणा भाव की का निकास अवसर मिल जाता है, यह मत किस सिद्धांत पर आधारित है या लागू होता है? तो ये भी आप पढ़ चुके हो, यानी कि विवेचन सिद्धांत पर। ट्रेजेडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, यह मत है। मत क्यों दिया गया है कि जो ट्रेजेडी होती है उससे जो आम लोग हैं उनमें जो भय और करुणा की भावनाएं वे संतुलित हो जाती हैं, यानी कि कोई भावना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं होती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 63 का ए, लैंसिंग ने दिया। लैंसिंग ने और कौन किसके वो रहे हैं ये प्रवर्तक, अभी बताया था आपको मैंने। अगला प्रश्न देखिए, लोनजाइस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? बहुत अच्छा प्रश्न बार बार आ रहा है लोनजाइस के बारे में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कवि की प्रतिभा को मूल आधार माना है। अगर कवि में प्रतिभा है तभी वो अच्छा काव्य कर सकता है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? तो 65 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी। रिचर्ड्स ने क्या कहा है कि भाषा में ये होते हैं वाच्यार्थ भी, लहजा अभिप्राय भी और भाव भी। इसका प्रश्न एक ऊपर भी बना था कि कौन सा नहीं मानते, तो उसमें जो आया था लहजा कुछ करके आपका प्रश्न में उत्तर आया था, वो देखना आप ऊपर, टोन भी था। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? रिचर्ड्स काव्य के जो मूल्यांकन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? तो 66 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ए बी दोनों, रागात्मकता से भी और पाठकों पर पड़े प्रभाव से भी, तभी वह अच्छा काव्य है। काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ क्या है? 67 का आपका उत्तर हो जाएगा इसका भी सी, सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। ठीक है, लोनजाइस का समय क्या रहा है? यहाँ पर बताना है आपको कि क्या समय रहा है उनका, तो देख लीजिए, उनका समय रहा है तीसरी शती। लोनजाइस का संबंध किससे है? तो 70 का आपका डी, यूनान से। ठीक है, आपके बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जरूर इनको नोट डाउन करें। प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधृत है,
तो 71 का आपका व्यंग्यार्थ पर। ठीक है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, या आप पढ़ चुके हो ऊपर, तो दोबारा से आपको बताएं तो कौन है, क्रोचे जी हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अभिव्यंजनावाद के भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा, ये प्रश्न भी आप पढ़ चुके हो। अगला प्रश्न देख लीजिए, निव्यतिकता का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है ये सिद्धांत, तो 74 का आपका हो जाएगा सी, इलियट ने यह सिद्धांत दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है जरूर। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन करना। तो इसका उल्लेख दिया है या किया है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा टी एस इलियट ने। ठीक है, प्रोफेसर बुचर ने व्याख्या की है, ये बुचर के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो उत्तर आपको मालूम हो ही गया होगा कौन सा होगा, तो 76 का आपका हो जाएगा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को। मिमेसिस का संबंध है किससे है, 77 का ए, अनुकरण से। ठीक है, इसका एक पार्ट आप पढ़ चुके हो ऊपर। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है, पाश्चात्य विचारक ने दिया है ये वाला कथन, लेकिन है किसका, तो इसका है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो का समय हम पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्रामीण भाषा में काव्य की, ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है, बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो इसमें जो है इनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। भाषा पर सर्वाधिक बल देता है, कौन देता है, तो आपने भाषा के बारे में भी क्वेश्चंस पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कौन देता है, तो 84 में आपका हो जाएगा सी, रूपवाद। ठीक है, 84 का आपका सी। और बोरिक एकनवाद का संबंध है रूपवाद से, तो रूपवाद का इन्होंने प्रवर्तक हैं, और भाषा पर इन्होंने अधिक बल दिया, किसने, रूपन ने। स्वयं प्रकाश का देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, किससे संबंध है, ये आप दूसरे तरीके से ऊपर पढ़ा था, और यहाँ पर दूसरे के तरीके से आपके सामने आ चुका प्रश्न, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, द्वंद्वात्मक का भौतिक विकासवाद की विचारधारा देन है किसकी है, मार्क्सवाद की। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है एग्जाम में, जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, हिंदी की कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिसमें मार्क्सवादी ज़्यादा रहा है, तो 88 का आपका उत्तर क्या होगा बताइए, बी, प्रगतिवादी जो कविताएं हैं, प्रगतिवादी जो लेखक कवि हैं, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। कौन कौन है प्रगतिवादी, पता है आप लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो। क्रोचे के अनुसार सौंदर्य का तत्व कौन सा है, क्रोचे के अनुसार सौंदर्य के तत्व आपकी जानकारी के लिए बता दे, सभी हैं, अभिव्यंजन का स्वरूप भी, अंतः संस्कार भी, अभिव्यक्ति भी। उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, 95 का वही जो आपके लोनजाइस हैं औदात्य के। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति बना देना कवि का संप्रेषण कौशल है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि एक की अनुभूति कवि जो है सबकी अनुभूति बना देता है। तो यह कथन किसका है, यह विचार किसका है, तो यह है I.A. रिचर्ड्स का, बहुत अच्छा दिया है इन्होंने ये। अगला प्रश्न है, रैथेट्रियस भाषण शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 97 का बी, अरस्तु। इसके बारे में आप ऐसे पढ़ चुके हो, लेकिन ये नाम आपने नहीं पढ़ा था। गरिमा में रचना विधान तत्व माना गया है, क्या किसका माना गया है, तो 98 का आपका उत्तर हो जाएगा औदात्य का। ठीक है, ये प्रश्न भी और लोनजाइस के साथ आप जोड़ कर रख लेना। कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबंध कर काव्य चिंतन की दिशा को परिवर्तित करने का श्रेय है, बहुत अच्छा प्रश्न 99, तो इसका सी, लोनजाइस। ठीक है, लोनजाइस से बहुत सारे प्रश्न आपके करा दिए हैं, तो लोनजाइस, क्रोचे, सभी के मैंने बहुत अच्छे प्रश्न आपको दिए हैं। कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, यह विचार किसने दिया, तो यह विचार दिया है क्रोचे का। ठीक है, उन्होंने दिया। सौंदर्यवाद के कितने स्वरों की परिकल्पना क्रोचे ने की है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 117 का बी, 4। ठीक है, लोनजाइस ने औदात्य का मूल आधार क्या माना है, देखिए फिर से लोनजाइस ही आ गए हैं, तो 118 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिभा को। ये हम पढ़ चुके हैं दूसरे तरीके से ऊपर प्रश्न को। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की है, आप अभी पढ़कर आ रहे हो, तो 119 का आपका डी, बी और सी। औदात्य के कितने स्रोतों का उल्लेख लोनजाइस ने किया है, ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो इसका उत्तर आपको पता ही है कि 5 की है। अगला प्रश्न है, क्रोचे किस कलाकृति को नैतिक बंधनों से मुक्त मानता है, तो बताना है किसको मानता है, तो अमूर्त कलाकृति को। ठीक है, अमूर्त जो कलाकृति है इसको क्रोचे जो है नैतिक बंधनों से मुक्त मानते हैं। क्रोचे सौंदर्य की सत्ता किस में मानते हैं,
तो 139 का आपको पता ही है कि वस्तुगत में उपनिषद सौंदर्य की सत्ता मानते हैं। गरिमामय रचना विधान आवश्यक तत्व है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आपके दूसरे तरीके से आपके सामने है। तो 140 का आपका हो जाएगा उदात्य के लिए। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से आ रहा है, बार बार आपके सामने आ रहा है। कितनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये आपको पता ही है। उपयोगिता कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्यानुकृति करता है, अतः सत्य से 2 गुना दूर रहता है। ये हम जो है पढ़कर आ चुके हैं ऊपर। तो इसका आपका उत्तर होगा ए, प्लेटो का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी एक मोची का महत्व कवि से अधिक है। ये भी आप पढ़ चुके हो। साहित्य हमारी देख लेते हैं। साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है। ये कथन तथ्य बहुत अच्छा है। किसने प्रतिपादित किया? ये किया है अरस्तु ने। ये भी आपने पढ़ा है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? दोबारा क्वेश्चन वही आ चुका है, ए और सी, प्रोफेसर मरे और अबरक्रॉम्बी। ठीक है, ये प्रश्न आपके हो चुके हैं पूरे 100। आप इनको काउंट कर सकते हैं तो कर लेना। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और सभी को हमने आपके पाश्चात्य जो विचारक रहे हैं सभी में से प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, जिससे ये जो टॉपिक है सभी तक पहुंच सके।